हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। पिछले लेक्चर में हमने डार्सी लॉ के बारे में समझा कि डार्सी लॉ क्या होता है, किस कंडीशन में अप्लाई किया जा सकता है। मतलब जब तक फ्लो आपका लैमिनार है तब तक यू कैन इजीली अप्लाई डार्सी लॉ, अदरवाइज टर्बुलेंट फ्लो के लिए डार्सी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। डार्सी लॉ क्या होता है ये हमने समझ लिया। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या है, इसका नाम तो हमने जान लिया, के से रिप्रेजेंट करते हैं और V इज इक्वल टू के इंटू आई होता है। यहां तक की तो चीजें क्लियर है। हम अब बात करते हैं एक और इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट की। डार्सी लॉ को ही आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। डार्सी लॉ से रिलेटेड ही एक और कंसेप्ट की बात करते हैं यहां पर, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी। ये डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या है और ये सीपेज वेलोसिटी क्या होती है, जरा ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ये सब कंटिन्यूएशन है ऑफ द डार्सीज लॉ। ये डार्सी लॉ के अंदर ही चल रही हैं सारी कहानियां, अभी कोई नया टॉपिक नहीं है इसमें। अभी हम डार्सी लॉ ही पढ़ रहे हैं और डार्सी लॉ को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो डार्सी लॉ के ही कंसेप्ट से रिलेटेड है बातें जो मैं आपको साथ अब करूंगा, दैट इज सीपेज वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो जरा देखिएगा होता क्या है ये। मैं बात करने जा रहा हूं यहां पर डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी। डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी क्या होती है ये चीजें, गौर से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। हमने डार्सी लॉ को पढ़ते हुए वेलोसिटी ऑफ फ्लो कैलकुलेट किया था v इज इक्वल टू के इंटू आई से। v इज इक्वल टू के इंटू आई से मैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो बता सकता था कि v इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, k इज द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एंड i इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो मैंने कहा कि v इज इक्वल टू के आई, ये पढ़ा था हमने, जहां पे i आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट था, k आपका कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी था और v आपकी वेलोसिटी थी। ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज बहुत गौर से सुनने वाली चीजें हैं ये। और मुझे एक बात और पता होती है ना, Q इज इक्वल टू ए इंटू वी, Q इज इक्वल टू ए इंटू वी, दैट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। मैं ऐसा लिख सकता हूं Q अपॉन ए इज इक्वल टू वी, Q अपॉन ए इज इक्वल टू वी, ऐसा लिख सकते हैं। और V का मतलब क्या है, के आई। V का मतलब क्या है, के आई। इसका मतलब क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, सॉइल से निकलने वाले डिस्चार्ज को अगर आप सॉइल के एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जानी चाहिए, जो कि K इंटू आई के बराबर होगी। है कि नहीं? सीधा सिंपल सा मैथमेटिकल चल रहे हैं हम, कोई बहुत बड़ी कंसेप्चुअल बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको। डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। एरिया को इस साइड ले जाके डिस्चार्ज अपॉन एरिया कर दिया तो आपको वेलोसिटी मिल गया, और ये वेलोसिटी क्या है आपकी, के इंटू आई के बराबर। मतलब सॉइल से निकलने वाला डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लूं मैं और उस डिस्चार्ज को सॉइल के एरिया से डिवाइड कर दूं तो मुझे सॉइल से निकलने वाले पानी की वेलोसिटी मिल जाएगी। सिंपल सी बात, ठीक है ना। जैसे देखो देखो जरा, ये मान लीजिए मेरे पास सॉइल का क्रॉस सेक्शन है, ये सामने से आप देख रहे हो सॉइल का क्रॉस सेक्शन। इस सॉइल में से ये पानी बाहर निकल रहा होगा ऐसे स्क्रीन से बाहर की तरफ। आप मोबाइल या लैपटॉप जिस पे भी देखोगे ये, तो इस आपकी स्क्रीन से, मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन से बाहर की तरफ ऐसे पानी बाहर निकलेगा इस सॉइल से। ये सॉइल का क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हो। तो इस सॉइल का एरिया सपोज करिए ए है, इस सॉइल का एरिया ए के बराबर है, ठीक है। इस सॉइल से निकलने वाला डिस्चार्ज Q के बराबर है, तो Q अपॉन एरिया आपने कर दिया तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू K इंटू आई। है कि नहीं भैया? गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि हम यहां पर बात करने वाले हैं डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी की। दोनों में कुछ तो डिफरेंस है, तभी तो नाम अलग अलग है। अगर ये दोनों सेम ही बात होती, अगर ये दोनों सेम ही होता तो नाम अलग अलग क्यों होता? भाई राम और श्याम है अगर, तो दो अलग अलग लोग हुए ना, एक ही लोग थोड़ी है ये। तो अगर डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी लिखा हुआ है तो बनी बात है दो अलग अलग वेलोसिटी की बात की जा रही है।
तो ये दोनों अलग अलग वेलोसिटी क्या है और क्या अंतर है डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी में, यही तो देखना है हमको इस लेक्चर में। तो चलिए जरा अगली स्क्रीन पे आते हैं। ये तो मैंने एक जनरल सी बात बताई, एक एक करके डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्चार्ज वेलोसिटी को लेता हूं और डिस्चार्ज वेलोसिटी को समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज द मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज वेलोसिटी। जरा देखिएगा, मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूं यहां पर डिस्चार्ज वेलोसिटी के बारे में। ठीक है भैया, सबसे पहले विल टॉक अबाउट डिस्चार्ज वेलोसिटी। इस डिस्चार्ज वेलोसिटी को चलो मैं नाम दे दे रहा हूं Vd। इस डिस्चार्ज वेलोसिटी को हम नाम दे दे रहे हैं Vd ना, ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, वो तो वेलोसिटी का V लिख दिया और डिस्चार्ज का D लिख दिया तो नाम बन गया Vd। ठीक है भैया, चलिए तो हमने बोला कि भैया डिस्चार्ज जो होता है दैट इज इक्वल टू होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। तो मैंने सॉइल से निकलने वाले डिस्चार्ज को सॉइल के एरिया से अगर डिवाइड कर दूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिल जानी चाहिए, और ये वेलोसिटी डिस्चार्ज वेलोसिटी ही होगी। और ये डार्सी ने जैसा बताया था मुझे, दैट विल बी इक्वल टू के इंटू आई। यही तो होती है ना डिस्चार्ज वेलोसिटी। अरे ये तो डार्सी ने निकाल के बताया कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द सॉइल इज इक्वल टू के इंटू आई। तो जिसको मैं अभी तक V लिख रहा था वो एक्चुअल में मैंने उसको अब यहां पर Vd कह दिया। क्या ही फर्क पड़ रहा है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, हो क्या रहा होगा कि ये मेरे पास एक सॉइल थी, ये सॉइल का क्रॉस सेक्शन था। सपोज करिए इस सॉइल का एरिया है A के बराबर। इस सॉइल से यहां से पानी बाहर निकल रहा होगा, ये स्क्रीन से बाहर आपकी कितना पानी बाहर निकल रहा है, दैट इज Q। एरिया ऑफ द सॉइल है A। तो सॉइल से निकलने वाले डिस्चार्ज को आप सॉइल के टोटल एरिया से डिवाइड कर दोगे, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दोगे, तो आपको जो वेलोसिटी मिलेगी दैट वेलोसिटी इज नोन एज डिस्चार्ज वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को मैं नाम दूंगा डिस्चार्ज वेलोसिटी का। ठीक है, लेकिन इसमें गड़बड़ी है। ये जो वेलोसिटी आपने निकाली है ना, ये सही नहीं है, इसमें कुछ कंसेप्चुअल मिस्टेक है। इस तरीके से वेलोसिटी निकालने में कुछ कंसेप्चुअल मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है जरा समझिएगा। ये जो सॉइल आप देख रहे हो बेटा यहां पर, इस सॉइल के क्रॉस सेक्शन में यहां पर ये सॉलिड पार्टिकल्स भी तो होंगे, कि खाली खाली पाइप थोड़ी है ये। यहां पर तो ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे भैया? ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स होंगे ना इस सॉइल के, इस क्रॉस सेक्शन में भी ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स होंगे। आप सॉइल का टोटल एरिया कैलकुलेट, आप सॉइल का टोटल एरिया क्यों कंसीडर कर रहे हो? पानी इस पूरे एरिया से बाहर निकलेगा क्या भाई? इस टोटल एरिया में तो ये सॉलिड पार्टिकल्स का एरिया भी इंक्लूड है। तो पानी इस क्रॉस सेक्शन से जरूर बाहर निकल रहा है, मान रहा हूं, कोई गलत नहीं है, लेकिन इस पूरे एरिया से थोड़ी बाहर निकल रहा है बेटा। इस सॉइल के अंदर में, इस क्रॉस सेक्शन में जो खाली जगह आपको दिख रहा है, सिर्फ वहां से पानी बाहर निकल रहा है, पूरे क्रॉस सेक्शन से थोड़ी निकल रहा है। तो यहां पर सॉइल से निकलने वाले डिस्चार्ज को आप सॉइल के पूरे क्रॉस सेक्शन से क्यों डिवाइड कर रहे हो भाई? आप इस डिस्चार्ज को उस एरिया से डिवाइड करते हो जिस एरिया में से पानी बाहर निकलता है। जब हम पाइप पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप पाइप के टोटल एरिया से डिवाइड करो, क्योंकि पाइप अंदर से खोखली है, तो पूरे पाइप से ही पानी बाहर निकल रहा था, वहां पे कोई गलत नहीं था ये। लेकिन सॉइल के केस में ये फॉर्मूला लगाना हमारे लिए गलत है, क्योंकि सॉइल में से पानी टोटल एरिया से नहीं निकल रहा है बाहर। सॉइल में से तो जो पानी बाहर निकलेगा वो एरिया ऑफ द वॉइड से बाहर निकलेगा। ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी कि सॉइल के अंदर में से जो पानी बाहर निकलेगा दैट विल नॉट कम आउट फ्रॉम द इंटायर क्रॉस सेक्शन एरिया। सॉइल के इंटायर क्रॉस सेक्शन एरिया से पानी बाहर नहीं निकलेगा। सॉइल में से पानी बाहर निकलेगा सिर्फ उस एरिया से जो कि वॉइड्स का एरिया है।
सॉलिड अपने अंदर से थोड़ी पानी बाहर निकालेगा, दो सॉलिड के बीच में जो जगह होगी उसमें से पानी बाहर निकलेगा। जबकि आप जब टोटल एरिया कंसीडर कर रहे हो तो इस टोटल एरिया में तो सॉलिड्स का एरिया भी आ रहा है, इस टोटल एरिया में तो सॉलिड्स का एरिया भी आ रहा है। तो ये फॉर्मूले से जो वेलोसिटी आप निकाल रहे हो k इंटू आई, ये एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है। दिस इज नॉट द एक्चुअल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी तो तब होती जब सॉइल से निकलने वाले डिस्चार्ज को मैं सिर्फ उस एरिया से डिवाइड करता जिस एरिया में से पानी बाहर निकल रहा है। आई होप ये बात क्लियर हो गई आपको। तो ये फॉर्मूले से जब मैं सॉइल से निकलने वाले डिस्चार्ज को सॉइल के टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करता हूं तो जो वेलोसिटी मुझे मिलती है दैट इज नोन एज द डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज वेलोसिटी का मतलब यह हुआ, तो यहां पे अपन एक लिख लेते हैं, while calculating discharge velocity we consider the total cross sectional area of the soil. We consider the total cross sectional area of soil. जब हम VD कैलकुलेट करते हैं तो हम सॉइल का टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक नोट हम यहां पे जरूर डालेंगे, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकली करेक्ट बिकॉज द वाटर is not coming out from entire cross section. Because the water is not coming out from the entire cross section. ये जरा पढ़ें, आपको समझ में आएगा कि मैं डिस्चार्ज वेलोसिटी निकालने के दौरान क्या कर रहा हूं। मैं डिस्चार्ज वेलोसिटी निकालने के दौरान सॉइल से निकलने वाले डिस्चार्ज को सॉइल के टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर रहा हूं। तो डिस्चार्ज अपॉन टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सॉइल से जो वैल्यू मुझे मिलेगी दैट इज नोन एज द डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड दैट इज इक्वल टू k इनटू आई। लेकिन ये जो वेलोसिटी मुझे यहां से निकली है, ये जो वेलोसिटी मुझे यहां पर मिली है, ये करेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं सॉइल से निकलने वाले डिस्चार्ज को टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर रहा हूं यहां पर, जो कि प्रैक्टिकली गलत है, क्योंकि सॉइल के टोटल क्रॉस सेक्शन से पानी बाहर नहीं निकल रहा है, सॉइल के सिर्फ उस एरिया में से पानी बाहर निकल रहा है जहां पर वॉइड्स मौजूद थे। तो डिस्चार्ज वेलोसिटी जो है वो तो यही होती है कि सॉइल से निकलने वाले डिस्चार्ज को आप सॉइल के टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करो, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज नोन एज द डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो फिर एक्चुअल में क्या होना चाहिए? एक्चुअल में तो ये होना चाहिए कि सॉइल से निकलने वाले डिस्चार्ज को आपको डिवाइड करना चाहिए सिर्फ वॉइड्स के एरिया से। मान रहे हो इस बात? सॉइल के टोटल एरिया से डिवाइड करके कोई मतलब नहीं है बेटा, ये सॉइल के टोटल एरिया से डिवाइड करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा, डिस्चार्ज वेलोसिटी नाम की कोई चीज मिलेगी, लेकिन इस वैल्यू का कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस तो तब आएगा जब मैं सॉइल से निकलने वाले डिस्चार्ज को वॉइड्स के एरिया से डिवाइड करूंगा, तो जो वेलोसिटी मुझे मिलेगी वो एक्चुअल वेलोसिटी होगी, है कि नहीं? तो यहीं से बात आती है सेकंड, दैट इज सीपेज वेलोसिटी की। सीपेज वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी में आप क्या करोगे मालूम है? ये जैसे आपका सॉइल था, ठीक है, इस सॉइल का टोटल क्रॉस सेक्शन ए है, मान रहा हूं द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस सॉइल इज ए, लेकिन इस सॉइल के अंदर में बेटा ये सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं, तो मुझे टोटल एरिया से तो कोई लेना ही देना नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि पानी इस टोटल एरिया से बाहर नहीं निकलेगा, पानी तो बाहर निकलेगा इस टोटल एरिया में से जो खाली एरिया बचा होगा, मतलब वॉइड्स का जो एरिया होगा, सिर्फ उसमें से पानी बाहर निकलेगा। तो इनफैक्ट मुझे क्या करना चाहिए, हम यहां पर एक नोट लिख लेते हैं,
फॉर कैलकुलेटिंग सीपेज वेलोसिटी, चलिए इसको मैं VS लिख दे रहा हूं, फॉर कैलकुलेटिंग सीपेज वेलोसिटी we only consider the area of voids। हम सिर्फ voids का एरिया कंसिडर करेंगे, ना कि टोटल एरिया। मतलब सॉइल से निकलने वाले डिस्चार्ज को अब अगर मैं डिवाइड करूं सिर्फ एरिया ऑफ द वॉइड से, तो जो वेलोसिटी मुझे मिलेगी दैट इज नोन एज सीपेज वेलोसिटी, दैट विल बी नोन एज सीपेज वेलोसिटी। ये एक्चुअल वेलोसिटी आएगी मेरे पास, क्योंकि यहां पर सॉइल से निकलने वाले डिस्चार्ज को मैं उस एरिया से डिवाइड कर रहा हूं जिस एरिया से एक्चुअल में पानी बाहर निकल रहा था। डिस्चार्ज वेलोसिटी में मैंने सॉइल के टोटल एरिया से डिवाइड कर दिया था डिस्चार्ज को, टोटल एरिया से थोड़ी पानी बाहर निकलता। हां, अगर ये पाइप होती तो मैं बोल सकता था इस पाइप के पूरे क्रॉस सेक्शन से पानी बाहर निकलता, लेकिन ये पाइप नहीं है बेटा, ये सॉइल है। तो सॉइल के अंदर में इस क्रॉस सेक्शन में तो सॉलिड पार्टिकल्स भी होंगे, तो सॉलिड पार्टिकल का एरिया मैं क्यों कंसिडर करूंगा भाई? इस टोटल एरिया में तो सॉलिड्स का एरिया भी आ रहा होगा ना, तो सॉलिड्स के एरिया से मुझे कोई मतलब थोड़ी है, मुझे तो मतलब है सिर्फ वॉइड्स के एरिया से। तो मैं क्या करूंगा, सॉइल से निकलने वाले डिस्चार्ज को वॉइड्स के एरिया से डिवाइड अगर करूंगा तो जो वेलोसिटी मुझे मिलेगी दैट विल बी नोन एज सीपेज वेलोसिटी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी। डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी में बेसिक डिफरेंस ये होता है। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है मेरे साथ। दिक्कत यह है कि यहां पर टोटल एरिया ऑफ द सॉइल तो कैलकुलेट किया जा सकता है, वी कैन इजिली कैलकुलेट द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल। अरे भाई, सॉइल का सैंपल आपने और मैंने तो बनाया है, तो कितना एरिया है उसका ये तो हम बता सकते हैं। तो डिस्चार्ज वेलोसिटी निकालने में तो कोई लफड़ा नहीं है, मेरे पास सॉइल से निकलने वाले डिस्चार्ज की क्वांटिटी रहेगी, उसको मैं सॉइल के टोटल एरिया से डिवाइड कर दूंगा, मुझे डिस्चार्ज वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन इस वेलोसिटी का मेरे लिए कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये वेलोसिटी तो गलत थी। मेरे को काम है सीपेज वेलोसिटी का। जब मैं सीपेज वेलोसिटी निकालने पहुंचा तो सॉइल से निकलने वाला डिस्चार्ज तो था मेरे पास, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं वॉइड्स का एरिया तो नहीं कैलकुलेट कर सकता। वी कैनॉट कैलकुलेट द एरिया ऑफ द वॉइड्स। तो फिर क्या करें, छोड़ दें इसको ऐसे ही भाई, सीधा कि वॉइड्स का एरिया नहीं कैलकुलेट कर सकते इसलिए सीपेज वेलोसिटी नहीं निकालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। कोई भाई मैथमेटिक्स तो है ना हमारे पास, मैथमेटिक्स में ऐसे कई सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं कि कहीं कहीं से घूमते फिरते आते आते हम यहां तक पहुंच जाएंगे। तो मुझे मतलब है, मेरा मेन मकसद है टू कैलकुलेट द सीपेज वेलोसिटी। मुझे सीपेज वेलोसिटी निकालना है, लेकिन सीपेज वेलोसिटी निकालने में एक दिक्कत आ रही है मेरे सामने कि मैं एरिया ऑफ द वॉइड्स कैलकुलेट नहीं कर सकता, जबकि डिस्चार्ज वेलोसिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। डिस्चार्ज भी है मेरे पास सॉइल से निकलने वाला, सॉइल का टोटल एरिया भी है। तो एक काम करते हैं ना, डिस्चार्ज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। हालांकि डिस्चार्ज वेलोसिटी का कोई काम नहीं है मेरे को, लेकिन मैं डिस्चार्ज वेलोसिटी निकाल लूं और डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी के बीच में कोई रिश्ता डेवलप कर देते हैं, कोई रिलेशन डेवलप कर देते हैं बिटवीन डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी। तो मैं डिस्चार्ज वेलोसिटी निकाल लूं और जो रिलेशन डेवलप करूंगा बिटवीन डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी, उस रिलेशनशिप में डिस्चार्ज वेलोसिटी की वैल्यू डाल दूंगा, सीपेज वेलोसिटी मिल जाएगा। समझ रहे बात कि भाई डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी दो वेलोसिटीज है मेरे पास, इनमें से मैं डिस्चार्ज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूं आसानी से, लेकिन ये वेलोसिटी का यूज नहीं है मुझे, मेरे को तो यूज है इसका सीपेज वेलोसिटी का। तो मैं क्या करता हूं, जिस चीज को मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं उसको कैलकुलेट कर लेता हूं। मैं डिस्चार्ज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लूं और डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशनशिप डिराइव कर लेंगे, तो उस रिलेशनशिप में डिस्चार्ज वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे सीपेज वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि सीपेज वेलोसिटी को डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकालना इंपॉसिबल है, क्योंकि आप सॉइल का टोटल एरिया तो कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इस सॉइल के अंदर में वॉइड्स का एरिया कितना है ये कैलकुलेट करना हमारे बस की बात नहीं है। तो नाउ वी विल डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी। हम डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। कैसा होगा वो रिलेशनशिप, क्या होगा, जरा देखते हैं।
क्योंकि उसमें से न्यूमेरिकल्स भी गेट में और ईएससी में पूछे जाते हैं। तो नाउ लेट अस डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी, कि डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी को निकालने का आखिर तरीका होता क्या है। चलिए जरा देखते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द रिलेशन बिटवीन discharge velocity and seepage velocity। डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करते हैं। जरा देखिएगा कैसे। मैंने क्या बोला, डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या है, सॉइल से निकलने वाले डिस्चार्ज को सॉइल के टोटल एरिया से डिवाइड किया मैं। और सीपेज वेलोसिटी क्या है, सॉइल से निकलने वाले डिस्चार्ज को वॉइड्स के एरिया से डिवाइड किया। यही है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए मेरे पास एक सॉइल है, ये मेरे पास एक सॉइल है। इस सॉइल में से यहां से पानी एंटर किया और यहां से पानी बाहर निकल रहा है। इस सॉइल को सामने से जब मैं देख रहा हूं, इस सॉइल को जब मैं सामने से देख रहा हूं तो ऐसा क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। इस सॉइल को जब सामने से देख रहा हूं, ये फ्रंट व्यू है मेरा, ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ऐसा सर्कुलर शेप का, और साइड से मेरी सॉइल ऐसी दिख रही है कुछ। तो ये पानी यहां से बाहर निकल रहा होगा, आपके मोबाइल या लैपटॉप जिस पे भी आप ये लेक्चर देख रहे हो उससे स्क्रीन से बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है ना। ये पानी कितनी लेंथ ट्रेवल कर रहा है, एल लेंथ। पानी कैसा फ्लो कर रहा है, लैमिनार। याद रखिएगा, फ्लो इज लैमिनार। टर्बुलेंट होगा तो ये कुछ भी वैलिड नहीं है। अगर आपका फ्लो टर्बुलेंट होगा तो ये कुछ भी वैलिड नहीं है। ये सारी बातें तभी तक वैलिड हैं जब तक सॉइल के अंदर में होने वाला फ्लो लैमिनार है। लैमिनार है मतलब ये पानी बेचारा धीमे 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 इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा, ऐसे फ्लो कर रहा होगा। क्या मैं बोल सकता हूं पानी ने जो लेंथ ट्रेवल करी है, पानी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है एंट्री पॉइंट से एग्जिट पॉइंट के बीच में, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल, क्योंकि लेमिनार फ्लो था। अगर यही फ्लो बेटा टर्बुलेंट होता, ध्यान से सुनिएगा, छोटी छोटी बातें हैं ये, अगर आपका फ्लो टर्बुलेंट होता, ये वही सॉइल है आपकी, और यही सामने से आप क्रॉस सेक्शन भी दिखा देता हूं मैं इसका, ये मान लीजिए क्रॉस सेक्शन था। अगर मान लीजिए इस सॉइल की लेंथ एल है और इस सॉइल में से पानी अगर टर्बुलेंट नेचर में फ्लो करता तो बेटा पानी का फ्लो तो कुछ ऐसा होता ना। अब अगर टर्बुलेंट फ्लो होता तो मैं आपसे ये पूछता, अगर पानी ने कितनी दूरी ट्रेवल करी है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वाटर, तो बनी बात है वो एल के बराबर तो नहीं दिखती, वो एल से ज्यादा ही होती। अरे ऐसे ऊपर नीचे घूमते घूमते जा रहा है वो, तो बनी बात है एल से ज्यादा की डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये टर्बुलेंट हुआ। और ये ऊपर वाला आपका लैमिनार है। तो हमारे केस में तो ये जो भी बात हम पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा परमिएबिलिटी का चैप्टर तभी माना जाएगा जब सॉइल के अंदर में होने वाला फ्लो लैमिनार है, क्योंकि परमिएबिलिटी बेस्ड है डार्सी लॉ पे, और डार्सी लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जब आपका फ्लो लैमिनार होगा, है ना। तो ये वाली कहानी अगर है तो हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे यहां पे। हमारे लिए जो डिस्कशन है दैट इज ओनली फॉर द लैमिनार फ्लो इन विच द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वाटर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द लेंथ ऑफ द सॉइल। अगर फ्लो लैमिनार है तो पानी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो अप्रोक्सीमेटली सॉइल की लेंथ के बराबर होगी, जबकि अगर फ्लो टर्बुलेंट है तो पानी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो लेंथ ऑफ द सॉइल के बराबर कतई नहीं होगी। तो हम ये लैमिनार वाला केस ले रहे हैं, ये आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमको बात करनी है रिलेशन बिटवीन डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी। वी हैव टू डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी। जरा देखिएगा क्या रिलेशनशिप आता है। डिस्चार्ज वेलोसिटी मैंने लिखा
सॉइल से निकलने वाले डिस्चार्ज को टोटल एरिया से डिवाइड किया, और सीपेज वेलोसिटी मैंने लिखा सॉइल से निकलने वाले डिस्चार्ज को वॉइड्स के एरिया से डिवाइड किया, है ना भैया। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। मुझे चाहिए है डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी के बीच का रिलेशनशिप। मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, मुझे क्यू हट जाएगा ना, अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्यू हट जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, किसी को भी किसी से डिवाइड कर दीजिए, आपके ऊपर है। तो लेट अस डिवाइड 1/2। तो मुझे मिलेगा VD अपॉन VS इज इक्वल टू Q अपॉन A इंटू एरिया ऑफ वॉइड्स अपॉन Q। ऐसे कुछ मिलेगा, Q अपॉन A इंटू एरिया ऑफ द वॉइड्स अपॉन Q। Q से Q कैंसिल कर सकते हैं, तो VD अपॉन VS इज इक्वल टू एरिया ऑफ द वॉइड्स अपॉन टोटल एरिया ऑफ द सॉइल। अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ मेरे को, क्योंकि अभी भी कहानी तो एरिया ऑफ द वॉइड्स में ही अटकी पड़ी है, एरिया ऑफ द वॉइड्स में निकाल ही नहीं सकता। एक काम करते हैं, मैथमेटिक्स हमको यह कहता है कि अगर किसी भी टर्म को डिनोमिनेटर मतलब किसी भी टर्म को अगर मैं सेम क्वांटिटी से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरा देखिएगा क्या कर रहा हूं मैंने लिखा VD अपॉन VS इज इक्वल टू एरिया ऑफ द वॉइड्स इनटू लेंथ ऑफ द सॉइल अपॉन टोटल एरिया ऑफ द सॉइल इनटू लेंथ ऑफ द सॉइल। क्या फर्क पड़ा मेरी इक्वेशन में? कोई फर्क नहीं पड़ा। L से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से क्या फर्क पड़ेगा भाई, L से L तो कैंसिल हो जा रहा है ना। तो मैथमेटिक्स हमको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप किसी भी इक्वेशन में सेम क्वांटिटी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, आपकी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैंने वही काम किया, मैंने राइट हैंड साइड के टर्म को L से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। तो VD अपॉन VS बन गया मेरे पास एरिया ऑफ द वॉइड्स इनटू L अपॉन एरिया इनटू L। इससे मेरे को बहुत फायदा मिलने वाला है। कैसे, जरा देखिएगा। तो मेरे पास आया VD अपॉन VS इज इक्वल टू एरिया ऑफ द वॉइड्स इनटू L अपॉन टोटल एरिया इनटू L। VD अपॉन VS एरिया ऑफ द वॉइड्स इनटू L को क्या मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कह सकता हूं भाई? टोटल लेंथ में एरिया ऑफ द वॉइड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स मिल जाएगा, और डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू लेंथ है, तो दिस विल बी दी वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल याद है क्या होता है? दैट इज द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल। VV अपॉन V वही तो है, VV अपॉन V क्या होता है? पोरोसिटी होता है। तो VD डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन सीपेज वेलोसिटी मुझे मिल गया भैया किसके बराबर? पोरोसिटी के बराबर। अब तो हो गया ना काम मेरा सही। पोरोसिटी तो मुझे निकालते बनती है, पोरोसिटी तो मुझे निकालते बनती है। डिस्चार्ज वेलोसिटी मैं निकाल लूंगा टोटल डिस्चार्ज अपॉन टोटल एरिया से, तो मेरे पास सीपेज वेलोसिटी आ जाएगा। तो फाइनली द सीपेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी। सीपेज वेलोसिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी को आप पोरोसिटी से डिवाइड कर दो। डिस्चार्ज वेलोसिटी आपको निकालते बनता है, पोरोसिटी हमको पता है कैसे निकाला जाता है। तो डिस्चार्ज वेलोसिटी निकालिए, उसको पोरोसिटी से डिवाइड करिए, आपको मिल जाएगा सीपेज वेलोसिटी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी। डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है ईएससी के मेंस में आपसे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं आपके गेट में भी एज वेल एज ईएससी में भी। तो सीपेज वेलोसिटी जो हुआ वो मुझे मिला डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी। इसको वॉइड रेशियो के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, अपन लिखेंगे अभी, सब लिखेंगे। लेकिन आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। आपको सीपेज वेलोसिटी ही तो निकालना था, और सीपेज वेलोसिटी में डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहा था क्योंकि मेरे पास एरिया ऑफ द वॉइड्स निकालने का कोई तरीका नहीं था। तो मैंने डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशनशिप डिराइव कर लिया, और रिलेशनशिप कुछ ऐसा मिला
कि सीपेज वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है तो मैं डिस्चार्ज वेलोसिटी को पोरोसिटी ऑफ द सॉइल से डिवाइड कर दूंगा, मेरे लिए सीपेज वेलोसिटी मिल जाएगा। अब आगे की बात समझिए जरा। तो फाइनली मुझे रिलेशन मिल चुका है कि जो सीपेज वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी। इसमें तो कोई डाउट नहीं। एक बार गेट में सवाल पूछा गया था, थियोरेटिकल क्वेश्चन, कि डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी में से बड़ा कौन होता है, विच इज बिगर, डिस्चार्ज वेलोसिटी या सीपेज वेलोसिटी? तो आंसर होगा सीपेज वेलोसिटी हमेशा बड़ी होती है एज कंपेयर टू डिस्चार्ज वेलोसिटी। इसका रीजन क्या है सुनिएगा जरा। दो तरीके से मैं आपको यह समझाता हूं कि सीपेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी। ऑलवेज, कुछ भी हो जाए, यह रिलेशन हमेशा वैलिड, हमेशा, फॉर एनी सॉइल, फॉर एनी कंडीशन, द डिस्चार्ज वेलोसिटी, द सीपेज वेलोसिटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी। कैसे, इसका रीजन भी बता देता हूं। सिंपल सा मैथमेटिक्स देखिएगा। डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या बोला था आपने? सॉइल से निकलने वाले डिस्चार्ज को टोटल एरिया से डिवाइड किया था। सीपेज वेलोसिटी क्या बोला था? उसी डिस्चार्ज को आपने वॉइड्स के एरिया से डिवाइड किया था। अब दोनों को जरा गौर से देखिए और ये बताइए कि दोनों में न्यूमरेटर तो सेम है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ी क्वांटिटी होगी। तो भाई ये बताओ, टोटल एरिया बड़ा होगा कि एरिया ऑफ द वॉइड्स बड़ा होगा? बट ऑब्वियस सी बात है, सॉइल का टोटल एरिया बड़ा होगा, वॉइड्स का एरिया तो टोटल एरिया का एक हिस्सा है। तो भाई सिंस टोटल एरिया इज ऑलवेज ग्रेटर देन एरिया ऑफ द वॉइड्स, तो भाई एरिया बड़ा मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है किसका? वीडी का, तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी। देयरफॉर वीडी इज ऑलवेज लेस देन वीएस। वीडी जो होगा वो हमेशा वीएस से कम ही होगा। ये तो एक तरीका समझने का। दूसरा तरीका, इस रिलेशन को देखो ऊपर वाले। पोरोसिटी का रेंज हमने पढ़ा था ना, पोरोसिटी की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है ना, तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय लेस देन 1 ज्यादा ही आएगा ना भाई। जैसे मान लो वीडी की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 है, पोरोसिटी हमेशा 1 से कम होता है, लेट अस से 0.8, तो कितना हो जाएगा ये? 2/0.8 मतलब 20/8 दैट इज 2.6, है ना? ज्यादा ही आएगा ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो डिस्चार्ज वेलोसिटी है वो हमेशा कम होगी एज कंपेयर टू दी सीपेज वेलोसिटी। और डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी को आपस में रिलेट करने के लिए हमने क्या बोला कि सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी। वॉइड रेशियो के रूप में भी लिख सकते हैं इसको, आप वॉइड रेशियो के रूप में भी लिख सकते हो। कैसे? वीडी अपॉन वीएस, सॉरी, Vs इज इक्वल टू हमने लिखा Vd अपॉन n, और मुझे पता है n इज इक्वल टू होता है E अपॉन 1 प्लस ई। तो Vs को मैं लिख सकता हूं Vd अपॉन E अपॉन 1 प्लस ई। तो Vs मुझे मिल जाएगा Vd इंटू 1 प्लस ई अपॉन, this is also a relationship between seepage velocity and discharge velocity। इस तरीके से भी आप सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप पता कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ये याद रखें ना रखें, लेकिन आपको ये तो याद रहेगा ही ना कि पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में क्या रिलेशन होता है। तो अगर आपको पोरोसिटी की जगह पे वॉइड रेशियो दे दिया जाए तो या तो इस फॉर्मूले में वॉइड रेशियो की वैल्यू डाल के वीएस निकाल लेना, या वॉइड रेशियो से पहले पोरोसिटी कैलकुलेट कर लेना और उस पोरोसिटी की वैल्यू को इस ऊपर वाले फॉर्मूले में उठा के डाल देना, तो आपको सीपेज वेलोसिटी मिल जाएगा। तो सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी के बीच में कुछ इस तरीके का रिलेशनशिप होता है। अब एक जनरल सी बात मैं आपसे बात डिस्कस करता हूं कि भाई मेरे पास मान लीजिए 3 प्रकार की सॉइल है, ये सब डार्सी लॉ के अंदर में चल रही है सारी कहानी। इस
जो भी हम पढ़ रहे हैं दिस इज ऑल अंडर द कंसेप्ट ऑफ डार्सी लॉ। ये सब कुछ जो आप पढ़ रहे हो पिछले लेक्चर प्लस ये वाला लेक्चर, ये सब कुछ डार्सी लॉ के अंदर ही चल रहा है। आप सुनिएगा जरा ध्यान से। मेरे पास 3 सॉइल है। यहां तक की बात आई होप सबको क्लियर हो गई होगी कि डिस्चार्ज वेलोसिटी और सीपेज वेलोसिटी होता क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में से बड़ा कौन होता है, छोटा कौन होता है, सब पता चल गया हमको। अब जरा गौर से सुनिएगा। मेरे पास 3 सॉइल की बात मैं कर रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। तीनों सॉइल का वॉल्यूम सेम है, तीनों सॉइल का वॉल्यूम सेम है। अंतर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये 3 सॉइल है मेरे पास, द वॉल्यूम ऑफ ऑल द 3 सॉइल आर सेम, लेकिन इन सॉइल में अंतर है कुछ ये सॉइल ड्राई कंडीशन की है, दिस इज ड्राई सॉइल, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी 0। दिस इज पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। ये सब तो पता है ना भैया आपको, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल S <1, और ये आपकी है फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, दैट मीन्स S = सेम सॉइल है, सेम वॉल्यूम है, सेम मिट्टी है, सब कुछ सेम है, बस उनके डिग्री ऑफ सैचुरेशन अलग अलग। आपसे यह पूछा जा रहा है कि इन तीनों सॉइल में से परमिएबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, कौन सी सॉइल आसानी से अपने अंदर से पानी को फ्लो होने देगी। यह बात हमको करनी है। एक ड्राई सॉइल है, एक पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, और एक फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है। मुझे यह बताना है कि इन तीनों सॉइल में से सबसे ज्यादा परमिएबल सॉइल कौन सी होगी। अब सुनिएगा ध्यान से, इसको समझने के लिए कहानी सुनिए। कहानी यह है कि एक कमरा था जिसमें 100 कुर्सियां रखी हुई थी। ठीक है, एक कमरा था जिसमें 100 कुर्सियां रखी हुई थी। अभी फिलहाल में वो सारी कुर्सियां खाली थी। कंडीशन नंबर 1, सारी कुर्सियां खाली थी। कुछ लोग उस कमरे में आए, 2 दरवाजे थे उस कमरे में, एक पीछे की तरफ एक आगे की तरफ, और बीच में कमरे में कुर्सियां रखी हुई थी। तो पीछे के दरवाजे से कुछ लोग एंटर करे, सामने का दरवाजा था उनके लिए बाहर निकलने के लिए। लेकिन जब उन्होंने कुर्सियां खाली देखी तो वो उस कुर्सियों पे आराम से बैठ गए। ठीक है, सारे के सारे जितने लोग आए थे वो सारे लोग कुर्सी में बैठ गए, सामने वाले दरवाजे से कोई बाहर निकला ही नहीं, क्योंकि जगह थी अंदर बैठने की। ठीक है, फिर दूसरा केस सुनिए। वही कमरा था, वही 100 कुर्सियां थी, वही 2 दरवाजे थे, एक आगे एक पीछे। लेकिन अभी इससे पहले वाली कहानी में सारी कुर्सियां खाली थी। दूसरी वाली स्टोरी में यह है कि उन 100 में से 20, 30, 40 कुर्सियां भरी हुई हैं। कुछ लोग अंदर आए, कुछ लोगों को जगह मिल गई, वो बैठ गए, जिनको जगह नहीं मिली वो सामने वाले दरवाजे से बाहर निकल गए। तीसरा केस, वही कमरा, वही 100 कुर्सियां, वही 2 दरवाजे, लेकिन 100 की 100 कुर्सियां भरी हुई हैं। अब जो आदमी उस कमरे में अंदर आएगा उसको तो उस कमरे में बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी कुर्सियां भरी हुई हैं। तो वो क्या करेगा, सामने वाले दरवाजे से तुरंत बाहर हो जाएगा। 3 डिफरेंस क्लियर हुए। पहला केस क्या था, कमरे में 100 कुर्सियां थी और 100 की 100 कुर्सियां खाली थी। तो जो भी उस कमरे में आएगा वो बैठ जाएगा अंदर, बाहर क्यों निकलेगा, उसको बैठने की जगह मिल गई है। दूसरा केस यह था कि 100 कुर्सियों में से कुछ कुर्सियां भरी थी, कुछ कुर्सियां खाली थी। तो कुछ लोग आएंगे, बैठ जाएंगे, जिनको जगह मिल जाएगी, जिनको जगह नहीं मिलेगी वो बाहर चले जाएंगे। तीसरा केस, सारी की सारी 100 कुर्सियां भरी हुई थी, तो जो भी अब उस कमरे में आएगा उसको जगह मिलेगी नहीं, वो तुरंत बाहर निकल जाएगा। अब इन तीनों को समझिए, ये तीनों केस भी तो वही है। पहले केस में जब आपकी सॉइल ड्राई थी, जब आपकी सॉइल ड्राई थी, इस सॉइल में जब मैंने पानी डाला, इस सॉइल में जब मैंने पानी डाला तो इस पानी को सॉइल से बाहर क्यों निकलेगा, पहले तो वो पानी एयर को बाहर निकाल के अपनी जगह बना लेगा। पूरी की पूरी कुर्सियां खाली हैं इस पानी के लिए, तो पानी तो अंदर बैठेगा ना भैया आराम से, क्यों बाहर निकलेगा पानी।
जब तक सॉइल के अंदर की सारी जगह फुल ना हो जाए तब तक पानी क्यों बाहर निकलेगा? तो ये पानी जब इस सॉइल के अंदर में जाएगा तो उसको तो सारी कुर्सियां खाली दिख रही हैं कमरे की, तो ये पानी तो आराम से बैठेगा, पहले पहले सारी कुर्सियां भरेंगी, उसके बाद कहीं जाके पानी बाहर निकलना चालू होगा। इस वाले में आओ, इसमें कुछ कुर्सियां भरी हुई थी कमरे की, कुछ कुर्सियां खाली थी, तो पहले तो पानी इन खाली कुर्सियों में बैठेगा, फिर उसके बाद बाहर निकलना चालू होगा। फिर तीसरे वाले केस में जब पानी डाला तो जब पानी सॉइल के अंदर में पहुंचा तो उसने देखा कि सारी कुर्सियां भरी हुई थी, एक भी कुर्सी खाली नहीं है इस कमरे में, तो वो पानी बिना रुके सॉइल में से बाहर हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब हुआ बेटा कि जो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल की परमेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इस फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में पानी को बैठने की जगह ही नहीं है। तो ये जो पानी ऑलरेडी था इसने तो सारी कुर्सियां ले रखी हैं पहले से, कमरे की सारी कुर्सियां पहले से भरी हुई हैं, जो भी पानी इसमें डाला जाएगा ये पानी को इस सॉइल में बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी, वो पानी इस सॉइल में से तुरंत बाहर हो जाएगा। जब इस सेकंड वाली सॉइल में आप पानी डालोगे, कुछ कुर्सियां तो खाली है ना भैया, तो कुछ कुर्सियां खाली हैं तो पानी पहले बैठेगा, जब सारी कुर्सियां भर जाएंगी उसके बाद बाहर निकलेगा। इसमें तो सारी कुर्सियां खाली थी, पहले तो पानी सारी कुर्सियों में बैठेगा, मतलब सारे वॉइड्स को पहले भरेगा, फिर उसके बाद जब सारे वॉइड्स भर जाएंगे उसके बाद बाहर निकलना चालू होगा। आपने देखा होगा ये चीज घर पे भी, सूखी मिट्टी में जब पानी डालोगे तो तुरंत पानी बाहर नहीं निकलेगा, पहले वो पानी सॉइल के अंदर के सारे वॉइड्स को भरेगा, जब सारे वॉइड्स फिलअप हो जाएंगे उसके बाद सॉइल में से पानी बाहर निकलेगा। और एक गीली मिट्टी में आप पानी डालोगे तो गीली मिट्टी में से पानी जल्दी से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उस पानी को बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी सॉइल के अंदर में। तो कहने का मतलब है एक फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल की परमेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी पार्शियली सैचुरेटेड एंड ड्राई सॉइल। तो अगर इन तीनों सॉइल को कंपेयर किया जाए तो इन तीनों सॉइल में अगर मैं देखूंगा तो ड्राई सॉइल की परमेबिलिटी सबसे कम, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की थोड़ी ज्यादा, और सबसे ज्यादा परमेबिलिटी मुझे मिलेगी फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल की। द परमेबिलिटी ऑफ द फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल इज मैक्सिमम एंड द परमेबिलिटी ऑफ द ड्राई सॉइल इज मिनिमम। ड्राई सॉइल की परमेबिलिटी मिनिमम होती है और फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल की परमेबिलिटी मैक्सिमम होती है। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की परमेबिलिटी दोनों के बीच में होती है, ड्राई सॉइल की परमेबिलिटी से थोड़ी ज्यादा लेकिन फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल की परमेबिलिटी से थोड़ी कम। ये छोटा सा कंसेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए। कभी कभार भूले भटके एक आध नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि एक फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है उसकी परमेबिलिटी, जैसे ट्रू एंड फॉल्स के स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, उसमें हो सकता है कि ऐसा स्टेटमेंट आपको लिखा मिल जाए द परमेबिलिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉइल इज लेस देन परमेबिलिटी ऑफ ड्राई सॉइल, तो आप बोलोगे फॉल्स, क्योंकि सैचुरेटेड सॉइल की परमेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी ड्राई सॉइल की परमेबिलिटी के। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। तो इसके साथ आपका डार्सी लॉ की कहानी यहां पे खत्म होती है। पिछला लेक्चर और ये लेक्चर मिला के आपका कंप्लीट होता है यहां पर डार्सी लॉ। अगले लेक्चर में कुछ और नई बातें करेंगे परमेबिलिटी से रिलेटेड। थैंक यू।